बात करेंगे युद्ध की। ईरान इजराइल युद्ध में अब खुले तौर पर अमेरिका भी आ चुका है। अमेरिका ने एंट्री ले ली। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर 3 साइट्स पर हमले कर दिए। आपको बता दें कि इस हमले की जानकारी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है, जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले से बौखला ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से अटैक कर दिया, मिसाइलों से बरसात कर दी। और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भारत समाचार पर। अमेरिका का एक्शन और जिस तरीके से ये जो हमले किए गए हैं उसकी ये ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उत्तरी इजराइल में इस वक्त सायरन की जो सनसनाहट है वही सिर्फ सुनाई दे रही है और ईरानी जो मिसाइलें हैं उनकी बौछार हो रही है। और आप देखिए कि ये कंडीशंस हैं, ये हालात हैं इस वक्त, क्योंकि एक तरफ आहट जो हो चुकी है विश्व युद्ध की हो चुकी है और दूसरी तरफ ईरानी मिसाइलों को आप साफ तौर पर अगर वहां पर हैं तो साफ तौर पर देख सकते हैं। और देखना ये होगा कि अमेरिका का ये जो हस्तक्षेप है आखिरकार इस जंग को किस मोड़ पर ले जाता है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें हैं। अब तक अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें फोर्डो है, नंताज है और इस्फहान बताया जा रहा है जहां पर हमले सबसे ज्यादा हुए हैं। वहां पर आप देखिए कि जो ईरान का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है वो तबाह हो चुका है। ईरान की एक पहाड़ी में भी लगभग 90 मीटर की गहराई में जिस तरीके से विस्फोट हुए उसकी तस्वीरें हैं। और इसका जो पूरा कंट्रोल है ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के पास है। और अब जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने आई। आप देखिए कि चारों तरफ मिसाइलें देखी जा सकती है। और ये अब तक की सबसे ज्यादा ताजा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये फोर्डो की अगर बात करें तो ये फोर्डो है। यहाँ पर नंताज और इस्फहान जो है वहां पर 3 जो परमाणु ठिकाने हैं वो पूरी तरीके से ईरान में तबाह कर दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से। ईरान की एक पहाड़ी की अगर बात करें तो 295 फीट यानी कि लगभग 90 मीटर गहराई में ये मौजूद है। और 3 जो परमाणु ठिकाने हैं वो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से इसको अटैक किया गया। और इसका जो पूरा कंट्रोल है वो बताया जाता है कि परमाणु ऊर्जा संगठन के पास है। और उसके बाद हवाई हमले से इसको आसानी से तबाह करना और भी मुश्किल है। सिर्फ अमेरिकी GBU-57 बंकर और मास्टर बम और B-2 स्टेल्थ विमान नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। फोर्डो की अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग। हमले में अब तक 3 परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है नंताज में हुआ है। एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और अभी फोर्डो की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नुकसान हुआ है। ये 3 परमाणु ठिकाने जहां पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। अब सीधे तौर पर आप देखिए कि जो अमेरिका है इस जंग में उतर आया है। ट्रंप के साथ सिचुएशन रूम में व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स और चीफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन और भी जो बाकी सदस्य थे वो शामिल थे। तो ये जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, ईरान में अब तक 13 जून से लेकर अब तक 657 मौतें हो चुकी है और इजराइल में 24 की मौत हुई है। जिस तरीके से ये संघर्ष जारी, आज 10वां दिन है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के मुताबिक 13 जून से लेकर अब तक 657 लोगों की मौत हो चुकी है इजराइल में, ईरान में। और अब तक 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। और ये फोर्डो का हाल है। अब तक 3 जो परमाणु ठिकाने हैं उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और एक तरीके से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश अमेरिका ने की है कि अगर हालात ईरान ने ठीक नहीं किए, अगर ईरान रुका नहीं तो ये स्थितियां आ सकती है, आगे किसी भी नौबत तक बढ़ा जा सकता है। फोर्डो की बात हो रही है। नंताज और इस्फहान में भी जो 3 परमाणु हमले हैं वो किए गए अब तक। ईरान की एक पहाड़ी में 295 फीट यानी कि लगभग 90 मीटर की गहराई में ये मौजूद था और इसको तबाह कर दिया गया है। ये जो फोर्डो का एनरिच प्लांट है जिसकी बात यहाँ पर हो रही है, और ये कहा जाता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हवाई हमले से आसानी से तबाह करना इसको मुश्किल है। यानी कि पूरी प्लानिंग से इसको किया गया है। सिर्फ अमेरिकी GBU-56 बंकर और बस्टर बम और B-2 स्टेल्थ विमान जो नुकसान पहुंचाने में ये काफी कैपेबल माना जाता है। और देखिए अगर B-2 बॉम्बर की खासियत की बात करें तो वजन इसका 71,000
बताया जाता है टेक ऑफ कैपेसिटी 1.71 लाख किलो इसकी बताई जाती है B2 बॉम्बर की, और रेंज जो है 12,000 किलोमीटर की बताई जाती है B2 बॉम्बर की। ये खासियत है। स्पीड की अगर बात करें तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी कि हर तरह से, हर खूबियों से लैस ये क्षमता 18,000 किलोग्राम का ये माना जाता है। वजन इसका 71,000 बताया जा रहा है। तो ये B2 बॉम्बर की खासियत है। और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विश्व युद्ध की जिस तरीके से घंटी बजी है, आहट दी है इस युद्ध की वजह से, हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है बातचीत करने के लिए। कर्नल आरपी सिंह जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त मौजूद हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी मौजूद है हमारे साथ, पूर्व राजनयिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत कर्नल आरपी सिंह जी आप ही के साथ करूंगी। ये जो तस्वीरें वहां से आ रही है हर एक को हैरान कर देने वाली हैं, और अब अमेरिका ने भी एंट्री कर ली यहाँ पर। आप इसको कैसे देख रहे हैं, कैसे इसको एनालिसिस करेंगे? देखिए, अमेरिका जो है शुरू से ही, पहले से ही इसमें था। पहले प्रॉक्सी के रूप में था, इजराइल आगे था और अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा था। और जहाँ तक इसका अगर पुराना इतिहास देखें तो इराक और ईरान और यूएस का पहले से ही संधि थी, पहले से ही समझौता था, और पहले से इन्होंने न्यूक्लियर के ऊपर पीसफुल तरीके से काम करने के लिए एक रजामंदी दे रखी थी। लेकिन जब 79 के अंदर इस्लामिक रूल आ गया और वो चीज़ें आ गई, तो धीरे धीरे वो जो पीसफुल तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी न्यूक्लियर का, वो धीरे धीरे वो एक तरह से न्यूक्लियर के आर्सेनल में बिल्डअप होने लगा। उसको अमेरिका कभी भी उसको हेल्प नहीं कर रहा था। दूसरी बात ये कि जो ईरान है अभी के हालात में अपने जिबुल के या आईटीज के से मिल करके इस्लामिक जो भी एक तरह से आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा था, जो कि इजराइल के साथ था, उसको भी अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा। इन सब बातों को देखते हुए जो है इजराइल ने जो भी एक्शन लिया है, मेरी समझ से तो उसके पीछे काफी एक तरह से अमेरिका का पूरा सपोर्ट था। और पिछले 7-8 दिन के अंदर जो भी इजराइल ने ईरान को नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर जो जगहें थी उनके ऊपर वो काफी नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि जो भी उनके न्यूक्लियर ठिकाने हैं वो इस तरह से पहाड़ियों के इलाके के अंदर हैं जो कि काफी डीप इनसाइड हैं, और उनको केवल एक स्टेल्थ B2 बॉम्बर ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि जनरली ये 75 to 70-80 मीटर्स नीचे है। और जब तक ये प्रिसीजन शूटिंग या एक तरह से बॉम्बिंग जो कि एक तरह से बंकर बस्टिंग का कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उसको डिस्ट्रॉय करना या उसको ब्लॉक करना थोड़ा सा मुश्किल था। तीसरी बात यह है कि अमेरिका ने खुद ही कह दिया कि इस काम को रोको, सीजफायर पे आओ, बातचीत करो। तो ईरान जो है रोक नहीं पा रहा था और अपने मिसाइल्स के अटैक जो है काफी कुछ आगे बढ़ा रहा था। उसको खासतौर से कुछ देश उनको सपोर्ट भी कर रहे थे, जिसमें चाइना, रशिया भी शामिल था। तो ये चीजें आगे चल रही थी, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। ट्रम्प ने तो कहा था 2 हफ्ते लेंगे, लेकिन एक तरह से वो मेरे ख्याल से अपनी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने स्टेल्थ बॉम्बर्स को मूव किया, आपने 35 को भी मूव किया है, 35 को भी मूव किया। अब अर्ली मॉर्निंग इंडियन टाइम के हिसाब से उन्होंने अर्ली मॉर्निंग स्टेल्थ बॉम्बर B2 को भेजा। ये जो 3 जगह जिनका सर बिल्कुल जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, फोर्डो, नंताज और इस्फहान की अगर हम बात करें, तो ये 3 जगह ही चुनी है अमेरिका ने। आपने बताया कि यहाँ पर पहुंचना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आपने जिक्र किया यहाँ पर, मतलब क्या इसके पीछे और कारण हो सकता है पहुंचने का? इसको लेकर भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पहुंचने का मैं ये जो जितने भी परमाणु के ठिकाने हैं, ये एक तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जब होते हैं तो खुद को कैजुअलिटी दे सकते हैं। इसलिए जो है इनको बचाव के तरह से ऐसी जगह पे इनके जो भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपके प्रोटीन, आपके प्रोटॉन्स होते हैं, चाहे इसके जो भी फ्यूजन बनाने होते हैं, वो सब कार्रवाई जो है 75 मीटर नीचे होते हैं जमीन से, जिसमें कोई भी बॉम्ब जो है नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, कोई भी मिसाइल उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसमें केवल एक तरह से आपका B2 स्टेल्थ बॉम्बर ही जो सक्सेसफुल हो सकता था, वो भी मैक्सिमम 60 मीटर तक, मैक्सिमम 60 मीटर तक जा सकते हैं। और उनकी क्षमता जो कि बंकर बस्टिंग करते हैं, जो कि कंक्रीट के बंकर्स होते हैं, जो कि एक तरह समझ लीजिए कि हम लोग तकरीबन 5-6 मीटर नीचे रहते हैं,
ये करीब 70-75 मीटर है। तो ऐसी हालात में उनको मतलब प्रिसीजन शूटिंग के लिए तो एक तो इनको आपके जो बंकर बस्टिंग मिसाइल्स हैं वो छोड़ने पड़ेंगे, फिर उसके बाद से इनको जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं उनको छोड़ने पड़ेंगे, तभी जाके पूरी तरह से नष्ट होंगे। अभी उन्होंने तो पहला स्ट्राइक किया है, और अगर ईरान इस बात को समझ गया और हो सकता है कि वो आगे बिल्कुल न बढ़े, नतीजों पर भी आगे आपसे बातचीत होगी। सर, होगी। हमारे साथ में डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार रुक कर लेते हैं उनका। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ये चीजें जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि ये 3 परमाणु ठिकाने जो सबसे ज्यादा सेफेस्ट माने जाते थे, वहां पर चुन चुन कर हमला किया अमेरिका ने। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, नतीजे आगे क्या हो सकते हैं? स्वाति जी, नतीजे तो सबके सामने हैं, जैसा कि आपने देखा और आपको न्यूज़ भी मिल रही है। ये एक्चुअली क्या, इस वक्त ईरान ने बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग कर दी, उनके ऊपर मिसाइल अटैक कर दिए, अपने पूरे वेपन लगा दिए, जिसकी वजह से नेतन्याहू को यहाँ से भाग के और अमेरिका जाना पड़ा। ये कहा जा रहा था कि नेतन्याहू निकल जाएंगे, तो वहाँ से निकल गए और जाके वहाँ पर उन्होंने अपना रोना रोया होगा अमेरिका के सामने, क्योंकि अमेरिका ने पहले भी कहा था कि हम इस लड़ाई में सामने नहीं आएंगे, कई बार कहा उन्होंने। और जबकि अमेरिका, दुनिया जानती है कि अमेरिका जो है इसको अपने वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, और चाह रहा था ये ईरान के सामने भी आए, और वही हुआ। जैसा कि ईरान भी पहले से ही अपने यूज़ कर रहा था प्रॉक्सी, इसमें हमास था, हिजबुल्लाह था और हुती थे, ये लोग कर रहे थे इनके ऊपर हमले। अब आप देखिए कि इस चीज़ को लेके आपको सोचना होगा कि ये है क्या एक्चुअल में। ये लड़ाई जो है ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई है, ये झगड़ा जो है मिडिल ईस्ट का है। और इसके साथ में आप ये देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियर क्षमता है वो अपनी बढ़ाना चाह रहा था ईरान। इसके लिए IAEA आया, यहाँ पर भी इंस्पेक्शन भी किया और कोशिश ये की कि पूरी बात मिले, लेकिन उन्होंने भी यही बात को नकारा है कि वो अपना प्रोग्राम किसी और के लिए तैयार कर रहा था। क्यों कि ये जो तैयारी थी इसकी ईरान की, वो थी सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए, जिसके लिए परेशान था इजराइल कि उसको खतरा है उससे, ना कि ये US को करता, क्योंकि US की क्षमता नहीं है। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका तैयार हो रहा था ईरान वालों का, उसकी कोई क्षमता नहीं थी वहां तक वो मार करे अमेरिका तक। तो इसलिए ट्रंप ने कहा कि हम इस जंग में नहीं पड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ है कि जब ये वहां भाग कर पहुंचे हैं तो उन्होंने इस बात को कहा, क्योंकि याद होगा आपको, याद करिए कि जब इलेक्शन लड़ रहे थे ट्रंप, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जितने हमारे अभी तक प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने जो पैसा देश का खराब किया और गल्फ के रीजन में लड़ाई लड़ी और दूसरी जगह जाके लड़ाई लड़ी, सारा पैसा किया और हमारे सैनिक भी मारे गए। इस बात को उन्होंने मेंशन किया था, इसीलिए इनको अपनी बार बढ़त मिली है। अब आप देखिए कि अब इन्होंने क्या किया है कि जो 3 जगह जो अभी जिक्र आप कर रही स्वाति जी, कि फॉर्डोन और नताज और इस्फहान, तीनों जगह हमले करने का कारण यही है कि अब वो इसलिए बीच में आना चाहते हैं कि आपने सुना होगा कि ऐसा रूल है, आपने देखा होगा कि रूल है ये अमेरिका में कि 1 से 2 बार बनता है, दूसरी बार तीसरी बार नहीं बनता है प्रेसिडेंट। तो आप ये देखिए कि पिछली बार जब ये हारे थे तब भी बड़ी मुश्किल से वहाँ से व्हाइट हाउस से निकले थे। वो व्हाइट हाउस छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं मरते दम तक यहाँ पर राष्ट्रपति बना रहूं, इसलिए उन्होंने इस चाल चली अब की बार। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि पुतिन भी लॉन्ग लाइफ के लिए बन गए हैं। उधर आप देखिए नेतन्याहू बने हुए हैं ऑलरेडी, वार में तेजी से वो एक्सटेंड कर रहे हैं अपने को, और किम जोंग भी कोरिया में वो भी लगातार बने जा रहे हैं। तो इसलिए अगर हम इसको युद्ध में परिवर्तन कर देंगे तो फिर हमें भी जो है आगे चांस मिलता रहेगा और हम फिलहाल इसको प्रेसिडेंटशिप रिटेन कर पाएंगे। बिल्कुल, पूरी दुनिया ये जो चीजें हैं, ये नतीजे देख रही है। वैश्विक हालात क्या हो सकते हैं आगे, क्योंकि अब अमेरिका ने जिस तरीके से एंट्री ली है इसमें, वैश्विक हालात कितना मतलब संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि तीसरे युद्ध की भी कहा जा रहा है कि दस्तक है। ये चीजें हैं, मिडिल ईस्ट का ये पूरा संघर्ष है, कितना तनाव बढ़ सकता है अभी आगे। देखिए, ये अमेरिका जो है यूएनएससी का मेंबर है, नाटो का मेंबर है, लेकिन अब ये जो हमारा ये इजराइल है ये तो मेंबर है नहीं। इसीलिए इजराइल और ईरान की जो वॉर है, तो इसीलिए ईरान जो है इसको मार रहा है बराबर इजराइल को, और इसीलिए बीच में आया है ईरान कि वो हमला कर सके। अगर नाटो करता है हमला, तो अब साथ में आके अमेरिका के इजराइल के ऊपर
तो वो हाल होगी जैसे आपने सुना होगा पहले कर्नल गद्दाफी की हुई थी, नाटो फोर्सेस नहीं मारा था उनको, कर्नल गद्दाफी को। इसीलिए अब हो सकता है कि ईरान का भी यही हाल हो, लेकिन अगर यूएस ने नाटो का साथ दिया तो आप समझ लीजिए कि तीसरे विश्व युद्ध के हालात शुरू हो सकते हैं, जैसे कि चाइना है, रशिया है, कोरिया भी है, और ये सब लोग जो हैं मिलकर तीसरे युद्ध के हालात बना देंगे। भारत को हमें देखना होगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ईरान के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे कि हमने चाबहार हमारा पोर्ट है, उस पर काफ़ी पैसा हम लोगों ने खर्च किया है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया हुआ है, और उनसे हमने पुराने रिश्ते उनसे भी हैं और साथ में हमारे इजराइल से भी हैं, और कोई आज के लिए बहुत पुराने रिश्ते चले आ रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी है, हम वहाँ से एनर्जी। अभी जब पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सैन्य कार्रवाई हुई तो सपोर्ट पूरा इजराइल ने हमको किया, मतलब हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं। मैंने वही कहा ना आपको कि हमारे इनसे भी रिश्ते अच्छे हैं। अभी चाबहार हमने बंदरगाह जो बनाया है, उनके प्रोजेक्ट में काफी पैसा खर्च किया है, जिससे कम से कम वहाँ से 100 देशों को व्यापार होता है। हमारे इंडिया को भी होता है, हम ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं। और हमारे रिश्ते ऐसे हैं, हम बायलेटरल हैं, हम कोई एक दूसरे पर जैसा हमसे व्यवहार करेगा वैसे करते हैं। अमेरिका ने चाहा था कि हम इन पे बैन लगा दें, लेकिन उस वक्त हम साथ दें, लेकिन इंडिया ने हमारा साथ इनका ईरान का साथ दिया और रशिया का साथ दिया। हमने उनकी कहना नहीं माना है, क्योंकि हमारी ईस्ट और वेस्ट की पॉलिसी अब नहीं रही, हमारी है 1 to 1, जो हमसे जैसा करेगा। इसी के साथ बिल्कुल कर्नल आरपी सिंह जी, ये जो पॉलिसीज का यहाँ पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इसी बात को हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ाएं। ये जो चीजें हो रही हैं, अब जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही सुलूक करेगा भारत भी, ये चीजें तो सब जान रहे हैं, लेकिन ये जो चीजें चल रही हैं, अभी हमने यहाँ पर बात की फोर्डो की, अगर नंताज की बात करें तो ये भी एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर माना जाता है, और इस साइट पर पहुंचना बहुत 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 मुश्किल है। 9 परमाणु बम जितना यहाँ पर यूरेनियम मौजूद है बताया जाता है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज लगे हैं, और यूरेनियम 235 की भी यहाँ पर सफाई होती है। और इजरायली पीएम ने नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो खतरा बताया जा रहा है वो सही बताया जा रहा है, क्योंकि इस हालत में बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं बनाने के, और जिस तरह से अमेरिका ने हिस्सा लिया है और आगे बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि ये स्पीड अप और करेंगे, और हो सकता है कि परमाणु बम जल्दी से जल्दी बनने में उसमें जल्दी ही एक तरह से कोई न कोई निष्कर्ष निकल सके। तो ये एक तरह से बहुत, मतलब कि समझ लीजिए एक लास्ट स्टेज में है इनका परमाणु बम का बनना, और अमेरिका का आना इसको और भी तेजी पर लाना। दूसरी बात ये है कि अगर इसका बनना हुआ तो उसका इस्तेमाल मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल के खिलाफ होगा, और मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी मुस्लिम कंट्री सिवाय 1-2 को छोड़ करके ये भी नहीं चाहता कि वहां भी ये चीज आए और उनको भी डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि दिस इज ए कंप्लीट, ये जो इलाका है एक तरह से इकोनॉमिकल जोन, आपके ऑयल का जोन है, जहां पे इन लोगों को जितने भी बिजनेस है, कैपिटल गेन्स है, उन्हीं के द्वारा मिलता है। तो वो नहीं चाहते हैं, इसी में कई मुस्लिम राष्ट्र हैं कि नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी परमाणु शक्तियां जो हैं मिडिल ईस्ट के अंदर उभरें और अमेरिका के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ इस तरह से जाएं। दूसरी बात, पूरा विश्व जो है एक तरह से 2 बातों के लिए विरोधी है, वो है एक तो परमाणु बम का बनना, और दूसरा जो है आतंकवाद के। तो अगर कुछ भी चीजें आगे बढ़ती हैं एक तरह से कि विश्व युद्ध की तरफ या उसकी आगे की तरफ तीसरे विश्व युद्ध के एक किसी भी स्टेप पे बढ़ती है, तो बड़ा क्लियरली जो है अमेरिका को समर्थन लोग देंगे, क्योंकि इनका अभी अमेरिका ने जो अटैक भी किया है परमाणु के 3 क्षेत्रों पे ही किया है, किसी और एरिया पे किया नहीं है, और उसके बाद करने के बाद भी उसने कहा है कि पीस टेबल पे आ जाओ। दूसरी बात, ये ईरान का माना हुआ फैक्ट है कि ये जो है आतंकवाद को भी प्रॉक्सी वार से सपोर्ट कर रहा है, तो जिसको एक खिलाफ भी हुआ है। रही बात ये कि आप लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान की बात की, देखिए अभी पाकिस्तान फिक्स में होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब किसको सपोर्ट करेगा। अब पाकिस्तान ने तो शुरू में उसके रक्षा मंत्री ने कह दिया अगर ईरान के ऊपर कोई भी अटैक होगा मैं न्यूक्लियर अटैक करूंगा। अब देखिए क्या कहता है, न्यूक्लियर अटैक तो पाकिस्तान ईरान के ऊपर अमेरिका ने कर दिया, क्या जाएगा पाकिस्तान अटैक करने इसराइल के ऊपर या पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर? तो ये सोचने की बात है। दूसरी बात, अमेरिका पाकिस्तान को पूरी मदद करा तो इनको शट अप कॉल दे रखा है, इसलिए पाकिस्तान आगे बढ़ेगा नहीं। भारत ही एक देश ऐसा है जो कि काफी दिनों से पिछले 10 सालों से स्मार्ट नेशन के तौर पे है,
वो किसी भी युद्ध के फेवर में नहीं है, चाहे किसी भी देश के युद्ध के फेवर में नहीं है, बल्कि पीसफुल मानता है, चाहे यूक्रेन रशिया का हो, चाहे इजराइल ईरान का हो, चाहे किसी का भी हो। इसलिए जो है भारत हमेशा न्यूट्रल था और यूएन के अंदर भी भारत ने अभी अब्सटेन किया है। और भारत का जो अभी जो है इजराइल के साथ भी मैत्रिक संबंध है, ईरान के साथ भी है। अभी ईरान में जो भी भारतीय रुके हुए थे, फंसे हुए थे, उनको धीरे धीरे करके निकाल रहा है। तो अभी भारत जो है एक तरह से किसी भी फेवर में नहीं है और उसका जो है भारत अलर्ट पे है। ऑफ सिंदूर जो है अभी तक कॉल ऑफ नहीं हुआ। तो ये कहने की बात है कि भारत जो है हर तरफ से है। अगर जरूरत पड़ेगी राजनीतिक तौर से, शांति तौर से, किसी तरह से सेकेंड डोर से, आप किसी तरह से कोशिश करेगा भारत जरूर कि इन दोनों देशों की लड़ाई आगे न बढ़े, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ न बढ़े। तो इसके लिए जो है देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ईरान मेरे समझ से मानने वाला नहीं है, वो अपनी पूरी आखिरी ताकत तक आजमाएगा जरूर। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका बार बार एक तरह से शांति का संदेश देने की कोशिश कर रहा है ईरान को कि शांत हो जाए, शांत हो जाए। क्या ये वाकई चाहता है अमेरिका? नहीं, अमेरिका तो चाहता है। उसने तो पहले भी बोला, उसने 2 हफ्ते की नोटिस भी दी। अभी इसके फायर होने के बाद भी मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उसने फिर से कहा है भाई अब शांति पे आ जाइए, नहीं आगे आकर के, नहीं तो मुझे और भी वेपन्स, इससे ज्यादा हैवी वेपन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वो तो कह तो रहा ही है और उसके रिपरकशंस भी उसको मालूम है कि जहां इकोनॉमिकल तौर से ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, इकोनॉमिकल जोन्स में उसमें आएंगे, जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो भी अफेक्टेड होंगे। क्योंकि वो जो है अभी ऑलरेडी ईरान ने कह दिया है कि जो भी अमेरिकन शिप्स हैं, ऑयल शिप्स के रूट्स पे हैं, जो भी उसके वो हैं, उनके ऊपर अपनी मिसाइलें दागनी शुरू कर दो। अगर एक भी मिसाइल जाकर के किसी शिप को नुकसान करेंगी तो अब जो है इस हालात में अमेरिका जो है उनके पोर्ट्स को भी स्ट्राइक करेंगे। तो इसलिए आगे बात आगे क्लियर एंड कट मैसेज अमेरिका ने दे दिया है कि हम लोग का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है और मानवता को रोकना है। बिल्कुल, तो ये जी कंप्लीट करें। नहीं, इसीलिए परमाणु बम की जो भी चीजें हैं उसको रोकने के उसमें है। और जो इंटरनल अभी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज हो नहीं पाई है, क्योंकि पहले जो रिजीम था शाह का, अगर किसी तरह से वो वापस आ करके, और आपकी खुमैनी की जो रिजीम चल रही है, अगर किसी तरह से बैकफुट पे आए, बहुत माफी के साथ हमारे पास वक्त की कमी है, हमको यहीं पर वाइंड अप करना होगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए हमारे दर्शकों को, आप दोनों का ही धन्यवाद। तो ये स्थिति आपने देखा है, अमेरिका ने एंट्री ले ली और क्लियर कट जो एक मैसेज है अमेरिका ने देने की कोशिश की है कि अगर ईरान ने हमले नहीं रोके तो फिर ये स्थितियां आगे आ सकती है। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से 3 जगहों पर अमेरिका ने सटीक हमले किए और जो सबसे खतरनाक जगह जो मानी जाती थी। तो इसी के साथ ये क्लियर कट मैसेज है। और अब अमेरिका ने जिस तरीके से एंट्री ली है उसके बाद माना ये जा रहा है कि शायद कुछ बदलाव हो, लेकिन आगे आने वाले दिनों में तनाव के क्या हालात हो सकते हैं ये देखना बेहतर होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, लौटेंगे जल्द। भोजपुरी के सबसे बड़े सितारे फोक भारत के मंच पर दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम। फोक भारत देखिए हर रविवार शनिवार रात 9 बजे भारत समाचार पर। भोजपुरी के सबसे बड़े सितारे फोक भारत के मंच पर यही ठैया टिकुलिए राय गली दैया रे के करा से पूछी।